नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि इस वर्तमान काल में भी हम सभी को केवली भगवान के द्वारा कथित इस जिनवाणी का स्वाध्याय करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और यह जो सुअवसर हम सभी को मिल रहा है, यह तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री की असीम अनुकंपा और उनकी प्रेरणा का ही परिणाम है, जो उन्होंने श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत इस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। और हम सभी इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 5वें वर्ष में इस सर्वार्थ सिद्धि जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर पा रहे हैं। हम सभी 5वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का स्वाध्याय कर चुके हैं। 5वें अध्याय के अंतर्गत हम सभी 6 द्रव्यों के बारे में समझ रहे हैं, जिसमें 5 द्रव्यों का कथन चल रहा है। काल द्रव्य का वर्णन आगे आने वाले 2-4 सूत्रों में करेंगे। पिछली कक्षाओं में अभी तक हमने इन 5 द्रव्यों के स्वरूप को समझ लिया, इनके निवास स्थान को समझ लिया, इनकी संख्या को समझा, इनमें प्रदेश कितने होते हैं इसको समझा, इनका क्या लक्षण या उपकार होता है इसको भी समझा। पुद्गल द्रव्य की विशेष चर्चा की थी, पुद्गल द्रव्य का लक्षण बताया, उनके कितने रूपों में वह पाया जाता है यह बताया, उसके भेद कितने होते हैं, अणु और स्कंध, इन सब की चर्चा करने के बाद अब हम आज समझेंगे कि ये जो पुद्गल द्रव्य है, जो स्कंध बनता है, ये स्कंध की उत्पत्ति इन्होंने भेद, संघात और भेद संघात तीनों से लिखी थी। तो इनमें जब ये संघात होता है तो ये संघात किस कारण से होता है, कैसे 2 परमाणु आपस में मिलकर के एक रूप हो जाते हैं और एक नया स्कंध बन जाता है, तो इन परमाणुओं का बंध कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया आगे आने वाले 4-5 सूत्रों में आएगी। इसको पहले अपन सामान्य से समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसको अपन टीका से पढ़ेंगे। ये जो 4-5 सूत्र यहां पर आएंगे, ये जो बंध कहा जा रहा है, ये एक परमाणु का दूसरे परमाणु से बंध की बात कर रहे हैं। यहां स्कंध के बंध की बात नहीं है। जो हम सभी देख रहे हैं ये सभी स्कंध है, और हम सभी जो बंध कर रहे हैं ये स्कंधों का बंध कर रहे हैं। हमने आटे में पानी डाला और पानी को डाल करके आटे को गूंथा, और अब ये पूरा गुथा हुआ आटा एक स्कंध हो गया। जबकि जितने आटे के कण थे वो कण में कोई भी परमाणु नहीं था, वो भी अपने आप में स्कंध थे। तो ऐसे अनंत स्कंधों को हमने गूंथ करके फिर से एक नया स्कंध बना दिया। इसी तरह से बजरी के जितने कण हमको दिख रहे हैं, सीमेंट के जितने कण हमको दिख रहे हैं, ये बजरी के कण, सीमेंट के कण या ईंट आदि है, ये सभी अपने आप में स्कंध है। और हमने पुनः इन सभी को मिलाया और मिलाने पर फिर एक दीवार बना दी, ये भी स्कंध ही बनाया। तो हम लोग जो बंध देख रहे हैं ये स्कंध से स्कंध का बंध देख रहे हैं। यहां जो ये चर्चा कर रहे हैं ये स्कंध से स्कंध की नहीं है, ये चर्चा परमाणु से परमाणु की है। यदि एक परमाणु है और दूसरा परमाणु है तो ये दोनों परमाणु आपस में बंध कैसे कर लेते हैं, किस गुण के कारण से कर लेते हैं, और इस बंध की प्रक्रिया क्या होती है। तब इधर अपन को एक चीज समझनी है कि जो परमाणु होता है, अभी अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः। जो पुद्गल होता है वो स्पर्श रस गंध और वर्ण से सहित होता है। परमाणु में भी ये चारों गुण पाए जाएंगे। इन चारों गुणों में से सभी एक एक गुण होता है। एक रस का गुण होगा, एक गंध का होगा, एक वर्ण का होगा,
और स्पर्श के 8 गुण होते हैं। उन 8 में से 2 गुण परमाणु में होते हैं। जो 8 गुण अपन ने पढ़े थे स्पर्श के, उसके 4 जोड़े बनाए जाएंगे। जैसे शीत उष्ण एक जोड़ा हो गया, हल्का भारी एक जोड़ा हो गया, स्निग्ध रूक्ष एक जोड़ा हो गया और कड़ा नरम एक जोड़ा हो गया। ऐसे 4 जोड़े बनेंगे 8 गुणों के। तो इन 4 जोड़ों में से 2 जोड़े ऐसे हैं जो होते ही नहीं है परमाणु में। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये उन गुणों का स्वभाव होता है। अब 2 गुण कौन कौन से होते हैं? तो स्निग्ध और रूक्ष, इन 2 में से एक गुण होगा, या तो स्निग्ध होगा या रूक्ष होगा। ये दोनों गुण विरोधी गुण हैं। इसी तरह से शीत और उष्ण का जो गुण होता है, ये दोनों विरोधी हैं, या तो शीत होगा या उष्ण होगा, दोनों भी एक साथ नहीं रह सकते। हल्का भारी और कड़ा नरम, ये दोनों आपेक्षिक होते हैं। आपेक्षिक का मतलब क्या होता है? जब तक दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखी जाएगी, हम ये नहीं घोषित कर पाएंगे कि ये हल्का है कि भारी है। यदि हमारे पास एक पेन है और हम उस पेन को लेकर के कहें कि ये हल्का है कि भारी है, तो अब हम नहीं बता पाएंगे कि ये हल्का है कि भारी, जब तक कि दूसरी कोई वस्तु नहीं आएगी। यदि दूसरी वस्तु आ गई, अब हम उसकी तुलना करेंगे तो बता देंगे कि ये पेन हल्का है और ये वस्तु भारी है, और या फिर ये पेन भारी है, ये वस्तु हल्की है। इसी तरह से कड़ा नरम का होता है। लेकिन शीत उष्ण और स्निग्ध रूक्ष, ये 4 गुण ऐसे हैं जिनमें से एक गुण तो होता ही होता है। तो परमाणु जो होते हैं, उस परमाणु में 2 गुण पाए जाते हैं, या तो स्निग्ध होगा या रूक्ष होगा, या शीत होगा या उष्ण होगा। इस प्रकार से अब ये जो बंध होता है, स्पर्श के 2 गुण हो गए, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, ऐसे परमाणु में 5 गुण हो गए। लेकिन जो एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंध करता है, वह बंध ना तो रस गुण के कारण से है, ना गंध के कारण से है, ना वर्ण के कारण से है, और स्पर्श में जो शीत उष्ण का गुण है उसके कारण भी नहीं है। बंध जो होता है वो स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण से होता है। मतलब हमारे अंदर 5 गुण हैं, लेकिन 5 गुण में से बंध कराने वाला जो गुण है वो तो स्निग्ध या रूक्ष का गुण है। बाकी अन्य गुण हैं, लेकिन वो बंध कराने में सक्षम नहीं होते। तो सबसे पहला तो अपन जब सूत्र पढ़ेंगे उसमें आएगा स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण से बंध होता है। अब दूसरी चीज समझे, ये बंध कैसे होता है? स्निग्ध रूक्ष का गुण तो सभी परमाणुओं में होता है। तब इधर अपन ये समझेंगे कि एक गुण जो स्निग्ध का है, उस एक गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। एक गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। तो एक परमाणु यदि है और ये स्निग्ध गुण वाला है, तो इस स्निग्ध गुण के परमाणु में उस स्निग्ध गुण के अनंत अंश हैं, और अनंत अंशों में घटती और बढ़ती होती रहती है। कभी ये अनंत अंश अविभागी प्रतिच्छेद बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा परमाणु है, उसमें रूक्ष गुण है, तो रूक्ष गुण के भी अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होंगे, ये कभी घटेंगे कभी बढ़ेंगे। अब अपन को बंध कैसे कराना है? तो जब यदि उस गुण के जघन्य शक्तियांश होंगे, इन अविभागी प्रतिच्छेदों को अंश कहा जाता है, या शक्तियांश, शक्ति का अंश, शक्ति का सबसे छोटा अंश वो कहलाता है शक्ति अंश। तो ये जो शक्ति अंश है, यदि जघन्य होगा, जघन्य का मतलब एक शक्ति अंश है। मान लो कोई एक परमाणु है स्निग्ध गुण का, और उस स्निग्ध गुण में एक शक्ति अंश है मात्र। दूसरा जो परमाणु है उसमें 2, 3, 4, 5 कितने भी शक्ति अंश हैं। तो ये जो परमाणु जिसमें एक शक्ति अंश है, ये उस दूसरे परमाणु से बंध नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये जो एक शक्ति अंश है, ये एक शक्ति अंश उसको बंध कराने में कार्यकारी नहीं है, वो बंध कराने में समर्थ ही नहीं है। जघन्य शक्ति अंश होंगे तो वो बंध नहीं करा पाएंगे। जघन्य शक्ति अंश से थोड़े से बढ़ करके होने चाहिए तो वो बंध कराने में सक्षम है। अब बंध कैसे होता है? तो स्निग्ध का स्निग्ध के साथ भी हो सकता है, स्निग्ध का रूक्ष के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये जो बंध होगा, ये कम से कम 2 अधिक शक्तियांश के साथ होता है। कितने शक्तियांश? 2 अधिक। यदि इसमें एक शक्तियांश है और इसमें 3 शक्तियांश हैं, तो फिर बंध होगा कि नहीं होगा? 2 अधिक तो हो रहे हैं, इधर 1 है इधर 3 है, 2 अधिक हैं, लेकिन बंधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1 है
और एक शक्तियांश कभी भी बंद कराने में समर्थ नहीं होगा। तो अब क्या करें, इसमें अपन 2 कर दें, 2 कर देंगे और इधर 3 ही है, तो क्या बंद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर 2 हैं, ये जगन्य नहीं है, इधर 3 है, ये भी जगन्य नहीं है, लेकिन अंतर दोनों में कितना है? इधर 2 है और इधर 3 है, 1 का अंतर है। 1 का अंतर नहीं चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए? 2 अधिक होने चाहिए। मतलब इधर 2 है, इधर 4 होंगे तो बंद हो जाएगा, इधर 3 है, इधर 5 होंगे तो बंद हो जाएगा, इधर 4 है, इधर 6 होंगे तो बंद हो जाएगा। इस प्रकार से तो 2 अधिक होने चाहिए, जघन्य नहीं होने चाहिए। यदि ये स्थिति बनती है तो उन परमाणुओं का आपस में बंद हो जाएगा, चाहे वो स्निग्ध के हों चाहे वो रुक्ष के हों। अब जब बंद हो जाता है तो फिर क्या होता है? जिसमें 2 अधिक शक्तियांश थे, मान लो ये स्निग्ध का था और ये रुक्ष का था, इसमें 2 शक्तियांश थे, इसमें 4 शक्तियांश थे, रुक्ष वाले के 4 और स्निग्ध वाले के 2। जब ये आपस में मिलेंगे तो कितने शक्तियांश हो गए? 2 इसके और 4 इसके, अब ये 6 शक्तियांश हो गए। लेकिन ये 6 शक्तियांश किस गुण के कहलाएंगे? ये स्निग्ध का था, ये रुक्ष का था। जब ये स्निग्ध रुक्ष के आपस में मिलेंगे तो वो जो परमाणु हैं, अब वो परमाणु आपस में मिलने पर 2 परमाणु का स्कंध बनेगा। तो वो जो स्कंध बना है, अब वो कौन से गुण वाला होगा? स्निग्ध वाला होगा कि रुक्ष वाला? तो जिसके शक्तियांश ज्यादा थे, रुक्ष के 4 थे, स्निग्ध के 2 थे, तो ये 2 ही 4 रूप हो जाएंगे, मतलब स्निग्ध रुक्ष में परिवर्तित हो जाएगा और 6 शक्तियांश जो बने थे वो सारे के सारे रुक्ष रूप हो जाएंगे। जिसकी अधिकता होगी वो कम वाले को अपने में परिणमा लेता है। जैसे इधर भी अपन देखते हैं लोक व्यवहार में कि जिसका प्रभाव ज्यादा होता है वो कमजोर को अपने समान बना लेता है। बस इसी तरह से यहां पर होता है, यही बंध व्यवस्था यहां पर इन 4-5 सूत्रों में बताई गई है। आइए अब अपन सूत्र से समझने का प्रयास करेंगे। विषय हल्का सा थोड़ा सा लगेगा कि ये रुक्ष है, लेकिन फिर भी इसको स्निग्ध बनाने का प्रयास करेंगे। देखें 232 नंबर पेज पर 589 नंबर की उत्थानिका। अत्राह सतो अनेक नए व्यवहार तंत्रत्वात् उपपन्ना भेद संघातेभ्य सताम स्कंधात्मनोत्पत्ति। यहां बता रहे हैं सतः अनेक नए व्यवहार तंत्रत्वात्। यहां बता रहे हैं जो अपन ने पूर्व कक्षा में पढ़ा था, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो ये जो सत बताया था, जो उत्पाद से व्यय से और द्रव्य से सहित है, ये सत कैसा है? ये अर्पिता नर्पित सिद्ध है। इसको हमने अर्पित और अनर्पित, मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से सिद्ध किया था। कभी निश्चय नय का सहारा लिया, कभी व्यवहार नय का सहारा लिया, कभी द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से कथन किया, कभी पर्यायार्थिक की अपेक्षा से कथन किया। तो यहां बता रहे हैं जो सत है यह अनेक नए व्यवहार तंत्रत्वात्, अनेक नए के सहारा लेने के कारण से उपपन्ना उत्पन्न होता है। और वह जो सत जिसका लक्षण है, ऐसा जो पुद्गल द्रव्य है, यह पुद्गल द्रव्य का जो स्कंध है ये भेद संघातेभ्य, भेद से, संघात से और भेद संघात, इन तीनों से उत्पन्न होता है। अब इधर बता रहे हैं इदम तु संदिग्धम, लेकिन यह यहां पर संदेह है, किम संघातः संयोगात एव द्वि अणुक आदि लक्षणों भवति उत कश्चित विशेषो अवध्रियते इति। यहां ये प्रश्न कर रहे हैं, ये जो संघात होता है, संघात का मतलब है 2 वस्तुओं का मिलना। तो ये जो 2 वस्तुओं का मिलना हुआ या 2 परमाणुओं का मिलना हुआ या 2 स्कंधों का मिलना हुआ, ये संयोगात एव, संयोग से ही होता है, जिससे द्वि अणुक आदि स्कंध की उत्पत्ति होती है। उत्कश्चित विशेषो अवध्रियते, या इसमें कोई विशेषता पाई जाती है। यहां पर प्रश्न कर रहे हैं संघात की। संघात किसे कहते हैं? संघात का मतलब बताया था 2 अणुओं का आपस में मिल जाना। तो केवल आपस में मिलना ही मात्र इधर नहीं है। देखो 3 प्रकार का संबंध होता है, एक तादात्म्य संबंध, एक संयोग संबंध और एक संश्लेष संबंध। तादात्म्य संबंध का मतलब होता है जैसे गुण और गुणी का संबंध होता है। ज्ञान गुण का संबंध किससे है? आत्मा से है। तो आत्मा गुणी हो गई और ज्ञान गुण हो गया। जहां जहां आत्मा होगी वहां वहां ज्ञान होगा ही होगा। जहां जहां पुद्गल होगा वहां वहां स्पर्श रस गंध वर्ण होगा ही होगा। ये तादात्म्य संबंध है जो त्रैकालिक होता है।
संश्लेष संबंध किसे कहते हैं? संश्लेष संबंध का मतलब है ऐसा संबंध जो बंद होने के बाद जिसको अलग नहीं किया जा सके, जिसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो संश्लेष संबंध है। और संयोग संबंध जो बहिरंग में देखने में ही आ रहा है, जैसे ये कमीज अलग है और मैं अलग हूं, इस प्रकार से। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि ये जो संघात की बात कर रहे हैं, ये संघात कौन सा है? ये संघात संयोग संबंध वाला नहीं है कि हमने दो पटिए लिए और दो पाटे लेकर के एक कील यहां से ठोकी, यहां तक हो गए और दो पाटे आपस में जुड़ गए। ये संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं संश्लेष संबंध की। ये जो संघात होगा ये संश्लेष संबंध वाला होगा, जैसे दूध में शक्कर को घोल देना। दूध लिया और दूध में हमने शक्कर को घोली, तो अब उस शक्कर को दूध से अलग करना मुश्किल है, क्योंकि वो मिठास दूध के हर एक कण पर आ चुकी है, एक मेक हो चुकी है। यहां पर जो संघात की बात कर रहे हैं ये उसी संघात या उसी संयोग की बात कर रहे हैं। तब इधर लिखा उच्यते सती संयोगे बंधात एकत्व परिणामात्मकात संघातो निष्पद्यति। क्या लिखा? संयोगे मतलब जब संयोग होता है तब बंधात एकत्व परिणामात्मक, एकत्व परिणाम उत्पन्न होना चाहिए, दोनों एक मेक हो जाए। जैसे दूध में मिठास डाल दी गई है तो वो एक मेक हो गया, दूध की एक एक बूंद पर वो मिठास आ चुकी है, इसको बोलते हैं संघात। ये संघातो निष्पद्यति, ये संघात कहलाता है। यदि एवं इदम उच्यताम कुतो न खलु पुद्गल जाति अपरित्यागे संयोगे च सति भवति केसांचित बंधो अन्येषां च न इति। यदि ऐसा है कि संघात से बंध होता है और एकत्व रूप हो जाता है, तो फिर कुतो न खलु पुद्गल जाति अपरित्यागे संयोगे सति, इस संसार में इतनी पुद्गल जाति है जो अपनी जाति को, अपने स्वभाव को न छोड़ते हुए भी दूसरे से बंध कुछ तो कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। कई सारे पुद्गल एक दूसरे से मिल जाते हैं और कई सारे पुद्गल एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अब वह कारण हमको बताइए। तो उच्यते, अब उसका वर्णन कर रहे हैं, यस्मात् तेषां पुद्गलात्म विशेषे अपि अनंत पर्यायाणाम परस्पर विलक्षण परिणामात आहित सामर्थ्यात भवन प्रतीतः। यस्मात् तेषां, जिस कारण से उन पुद्गलों का, अनंत पर्यायों का परस्पर में विलक्षण परिणामात, एक विलक्षण ही परिणाम हमको देखने में मिलता है। मतलब कुछ बंध कर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बंध करते हैं तो एक तीसरी पर्याय की उत्पत्ति होती है। तो ये जो विलक्षण परिणाम हमको प्राप्त हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लगता है। कैसा लगता है ये अब आगे 4-5 सूत्रों में बता रहे हैं कि ये बंध कैसे होता होगा और इस बंध की प्रक्रिया क्या होती है, किस कारण से बंध होता है। अब इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिखा बंध होता कैसे है, तो लिखा स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः, यहां बता रहे हैं बंध किस गुण के कारण से होता है, स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण से होता है। बाकी और जो हल्का भारी और ठंडा गरम, कड़ा नरम, ये जो 6 गुण और हैं, इनसे ये बंध में कोई भी कार्यकारी नहीं होते। ये बंध में कारण नहीं है, ये बंध की इनमें सामर्थ्य ही नहीं होती। रस, गंध और वर्ण का भी एक एक गुण होगा, वो भी कोई कारण नहीं है। कारण क्या होता है, स्निग्ध और रुक्ष का गुण। देखें 590, बाह्याभ्यंतर कारण वसात स्नेह पर्याय आविर्भावात स्नेह्यते स्मेति स्निग्धः। बाह्य और अभ्यंतर कारण वसात, अंतरंग और बहिरंग कारण के मिलने पर स्नेह पर्याय आविर्भावात, स्नेह पर्याय प्रकट होती है। स्नेह पर्याय का मतलब एक राग रूप परिणाम या स्निग्ध रूप परिणाम। जब हम अपने जीव में लगाएंगे तो राग रूप परिणाम स्निग्ध कहलाएगा और द्वेष रूप परिणाम रुक्ष कहलाएगा। लेकिन जब परमाणु पुद्गल की बात करेंगे तो वहां राग द्वेष परिणाम तो है नहीं, वहां पर क्या है, एक चिकनापन और रूखापन। तो जो चिकनापन उत्पन्न होता है स्नेह्यते स्मेति इति स्निग्धः, इसी को स्निग्ध कहते हैं। तथा रुक्षणात् रुक्षः, और इसी प्रकार से रुक्षपना होने से रुक्ष कहलाता है। स्निग्धश्च रुक्षश्च स्निग्ध रुक्षौ, स्निग्ध और रुक्ष को मिलाया तो स्निग्ध रुक्षौ बन गया। तयोर्भावः स्निग्ध रुक्षत्वम, और इन स्निग्ध और रुक्ष का जो भाव होता है उसे हम स्निग्ध रुक्षत्व कहते हैं।
सूत्र में लिखा था स्निग्ध रुक्षत्वात्, तो रुक्षत्व, तो यहां पर रुक्षत्वम ये शब्द इन्होंने निष्पन्न कर दिया। पहले स्निग्ध बताया, फिर रुक्ष बताया, फिर इन दोनों को मिलाया, फिर उनका भाव जो होगा वो स्निग्ध रुक्षत्व कहलाएगा। फिर लिख रहे हैं स्निग्ध रुक्षत्वात्, यहां पर ये सब ये जो लिखा है इति हेतु निर्देशा, ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है कारण बताने के लिए कि स्निग्ध रुक्ष होने के कारण से बंद होता है, या स्निग्ध रुक्ष ये ही बंद होने में कारण है। तत्कृतः बंधः द्वि अणुक आदि परिणाम, तत्कृतः इसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण ही द्वि अणुक आदि परिणाम बंधः, दो अणुक आदि जो स्कंद होते हैं वो बनते हैं या उनमें बंध होता है। द्वयोः स्निग्ध रुक्षयोः अण्वोः परस्पर श्लेष लक्षणे बंधे सति द्वि अणुक स्कंदो भवति। क्या बता रहे हैं? द्वयोः स्निग्ध रुक्षयोः अण्वोः, दो अणु हैं, एक स्निग्ध गुण वाला है, एक रुक्ष गुण वाला है। तो ये जो स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले दो अणु हैं, इनका परस्पर श्लेष, देखो श्लेष शब्द लिखा है, श्लेष संबंध होगा, परस्पर में एकत्व हो जाएगा, रुक्ष स्निग्ध रूप हो जाएगा या स्निग्ध रुक्ष रूप हो जाएगा और दोनों गुण आपस में मिल जाएंगे। अब कैसा उत्पन्न होगा? तो द्वि अणुक स्कंदो भवति, ये दो अणु वाला स्कंद बन जाएगा। लेकिन ये जो दो अणु वाला स्कंद हुआ, इसमें गुण कौन सा होगा? स्निग्ध का होगा कि रुक्ष का? जिसके शक्ति अंश ज्यादा होंगे उस रूप हो जाएगा। एक में स्निग्ध था, एक में रुक्ष था, लेकिन जो नया बना है वो कैसा होगा? तो रुक्ष के यदि शक्ति अंश ज्यादा होंगे तो वो रुक्ष गुण वाला होगा, स्निग्ध के शक्ति अंश ज्यादा होंगे तो वो स्निग्ध वाला होता है। इस प्रकार से एवं संख्ये असंख्ये अनंत प्रदेशः स्कंधो योज्यः, इस प्रकार से जैसे हमने दो अणु को मिलाकर के दो अणु वाला स्कंद बनाया, ऐसे ही संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी स्कंद की उत्पत्ति होती है। वो जो अनंत प्रदेशी स्कंद उत्पन्न हो रहा है वो भी एक में एक हो जाता है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही रूप हो जाता है। तत्र स्नेह गुण एक द्वि त्रि चतुः संख्ये असंख्ये अनंत विकल्प। अब देखो स्निग्ध गुण की बात कर रहे हैं कि स्निग्ध गुण कितने प्रकार का है? एक द्वि त्रि चतुः संख्ये असंख्ये अनंत विकल्प, मतलब एक स्निग्ध गुण में एक शक्तियांश भी हो सकता है, दो शक्तियांश भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, संख्यात भी, असंख्यात भी और अनंत शक्तियांश भी हो सकते हैं। तथा इसी प्रकार से रूक्ष गुण भी तद्गुणः परमाणवः सन्ति, तद्गुणः परमाणवः, और उन गुण वाले परमाणु होते हैं। स्निग्ध गुण कितने प्रकार का है? कई प्रकार का होगा। इसी तरह से रुक्ष गुण कितने प्रकार का है? कई प्रकार का होगा। और ऐसे स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले परमाणु होते हैं। यथा जैसे तोय, अजा, गो, महिषी, उष्ट्री, क्षीर, घृतेषु स्नेह गुणः प्रकर्ष अप्रकर्षेण प्रवर्तते। क्या बता रहे हैं? जैसे तोय यानी जल में, पानी में, अजा यानी बकरी, गो यानी गाय, महिष यानी भैंस, उष्ट्री यानी ऊंट, क्षीर शब्द सभी में लगाएंगे। अजा क्षीर मतलब बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध और ऊंटनी का दूध। तो इन चारों के दूध में, और फिर क्या लिखा? घृतेषु, घृत में, घी में। तो इधर 6 चीजें बता दी। पहला पानी, दूसरा फिर बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध और ऊंटनी का दूध और फिर घी। इन 6 में उत्तरोत्तर स्निग्धता ज्यादा होती है। पानी से यदि हम कोई वस्तु को चिपकाने का प्रयास करेंगे तो नहीं चिपकेगा। यदि मान लो कागज को कागज से चिपकाना है, दो कागज आपस में, और हम बीच में पानी लगाएं और चिपका दें तो वो उस समय तो चिपक जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो पानी सूखेगा वो दोनों पेज अलग अलग हो जाएंगे। अब बकरी के दूध से चिपकाने का प्रयास करें या गाय के या इससे या घी से, तो जो ज्यादा चिकनाहट होती है वो ज्यादा चिकनाहट किस में होगी? घी में ज्यादा होगी। बकरी के दूध से गाय के दूध में ज्यादा होगी, गाय के दूध से भैंस के दूध में ज्यादा होगी, भैंस के दूध से ऊँटनी के दूध में ज्यादा होगी और ऊँटनी के दूध से घी में ज्यादा, जिसको हम आजकल वर्तमान में फैट कहते हैं। फैट निकाल करके दूध पिए पाश्चुरीकृत करके, तो वो जो फैट है ये किस में ज्यादा होगा? स्निग्धता इनमें अलग अलग उत्तरोत्तर बढ़ती क्रम से होती है।
पांसु कणिका शर्करादिषु च रूक्ष गुणो दृष्टः। और इसी तरह से रूक्ष गुण किसमें होगा? पांसु। पांसु का मतलब होता है जो रेत होती है, रेत। कणिका यानी सामान्य कण, पत्थर। और फिर शर्करा, शक्कर आदि। तो जो पांसु यानी रेत होती है जो समुद्र किनारे होती है, फिर बजरी आदि और फिर शक्कर आदि में, इनमें उत्तरोत्तर हीन रूक्ष गुणों दृष्टः, रूक्ष गुण पाया जाता है। तो रूक्ष गुण इनमें कम कम है, उनमें ज्यादा ज्यादा था। तथा परमाणुषु अपि स्निग्ध रूक्ष गुणयोः वृत्ति प्रकर्ष अप्रकर्षेण अनुमीयते। इसी प्रकार से परमाणुषु अपि, परमाणुओं में भी स्निग्ध रूक्ष गुण की जो वृत्ति होती है वो कम ज्यादा होती है। ये जो दूध का उदाहरण दिया है, ये दूध तो अपने आप में स्कंद है, ये तो हम स्कंद की स्निग्धता बता रहे हैं, परमाणु की तो बता ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि परमाणु इंद्रियों का विषय नहीं है। ये जो भी कथन किया जा रहा है ये सब केवल ज्ञानी के ज्ञान का कथन किया जा रहा है। ये इंद्रियों का विषय है ही नहीं कि परमाणु को जाने या परमाणु के गुण के शक्ति अंश को जाने। हम जो भी उदाहरण दे पाएंगे वो सारे के सारे उदाहरण स्कंधों के होंगे। तो यहां पर इन्होंने स्कंध का उदाहरण देने के बाद कहा तथा परमाणुषु अपि, इसी तरह से परमाणु में भी स्निग्ध रूक्ष गुण की जो वृत्ति होती है वो प्रकर्ष अप्रकर्षेण, मतलब कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है। अब देखें बंध कैसे होता है। तो 591 नंबर, स्निग्ध रूक्षत्व गुण निमित्ते बंधे अविशेषेण प्रसक्ते अनिष्ट गुण निवृत्त्यर्थम आह। स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण से बंध होता है, ये आपने पहले सूत्र में बता दिया। लेकिन ये तो अविशेषण प्रसक्ति, ये तो सामान्य से सभी में पाया जाता है। ऐसा कोई परमाणु नहीं जिसमें स्निग्ध रूक्ष का गुण नहीं हो, तो फिर तो सभी परमाणुओं का बंध हो जाएगा। तब उसका अनिष्ट गुण निवृत्त्यर्थम, उस अनिष्ट गुण की निवृत्ति करने के लिए कह रहे हैं। अनिष्ट गुण का मतलब ऐसा गुण जो बंध में सहकारी नहीं है, उसको अलग करने के लिए कह रहे हैं। न जघन्य गुणानाम, न जघन्य गुणानाम, यहां बता रहे हैं जघन्य गुण वाले का न यानी बंध नहीं होता है। स्निग्ध गुण है, रूक्ष गुण है, लेकिन उसमें जो शक्त्यंश है वो जघन्य है, तो फिर वो गुण बंध में कार्यकारी नहीं होगा। देखें जघन्यो निकृष्ट, जघन्य का मतलब क्या है? निकृष्ट, सबसे कम। और गुण का मतलब क्या है? भागा, अंश, जिसको हम शक्त्यंश कह रहे हैं या अविभागी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। पूरे गुण की बात नहीं है, एक गुण में अनंत शक्त्यंश हो सकते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? जघन्य का मतलब निकृष्ट, सबसे कम, और गुण का मतलब है भाग। जघन्य गुणों एसाम ते जघन्य गुणा, ऐसे जघन्य शक्त्यंश जिसमें होते हैं उसको हम जघन्य गुण वाला कहते हैं। तेसाम जघन्य गुणानाम नास्ति बंधा, ऐसे जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। तद्यथा, अब देखो समझा रहे हैं इसको, एक गुण स्निग्धस्य एक गुण स्निग्धेन द्वयादि संख्ये असंख्ये अनंत गुण स्निग्धेन व नास्ति बंधा। जैसे एक परमाणु इधर है और एक परमाणु इधर है, इसमें भी स्निग्ध का गुण है, इसमें भी स्निग्ध का गुण है, लेकिन इस वाले स्निग्ध के गुण में एक ही अंश है, अविभागी प्रतिच्छेद या शक्ति अंश एक है, और इसमें 2 है, 3 है, 5 है, संख्यात हैं, असंख्यात हैं, अनंत हैं। तो ये इससे कभी बंध नहीं करेगा। एक गुण स्निग्धस्य, एक गुण स्निग्ध वाले का एक गुण स्निग्ध के साथ, 2 गुण स्निग्ध के साथ, 3 गुण स्निग्ध के साथ, 4 गुण स्निग्ध के साथ, संख्यात गुण स्निग्ध के साथ, असंख्यात गुण स्निग्ध के साथ या अनंत गुण स्निग्ध के साथ बंध नहीं होगा। तस्य एव एक गुण स्निग्धस्य एक गुण रूक्षेण द्वयादि संख्ये असंख्ये अनंत गुण रूक्षेण व नास्ति बंधः। और उसी तेस्वे, उसी एक गुण स्निग्ध का जब स्निग्ध के साथ बंध नहीं हो रहा है तो रूक्ष के साथ भी बंध नहीं होगा, क्योंकि जघन्य है। तो उसका तस्य एव, उसी एक गुण स्निग्ध वाले का एक गुण रूक्ष वाले के साथ, 2 गुण रूक्ष वाले के साथ, 3 गुण रूक्ष वाले के साथ, संख्यात गुण रूक्ष वाले के साथ, असंख्यात गुण रूक्ष वाले के साथ और अनंत गुण रूक्ष वाले के साथ नास्ति बंधः, बंध नहीं होगा। तथा एक गुण रूक्षस्य अपि योज्यम, इसी तरह से अब रूक्ष गुण को लगा ले। अभी हमने स्निग्ध का एक शक्त्यंश बताया था, इस एक स्निग्ध के शक्त्यंश वाले का दूसरे स्निग्ध शक्त्यंश वालों के साथ या रूक्ष शक्त्यंश वालों के साथ बंध नहीं होगा।
और यदि इधर रुक्ष है तो इस रुक्ष वाले का इधर स्निग्ध और रुक्ष वालों के साथ बंध नहीं होगा। सामान्य अर्थ क्या समझना है, स्निग्ध और रुक्ष गुण से बंध तो होता है, लेकिन यदि स्निग्ध गुण का जघन्य शक्ति अंश है, एक ही शक्ति अंश है, तो वह स्निग्ध का गुण भी बंध कराने में सहकारी नहीं है, समर्थ नहीं है, उसका बंध नहीं होगा। इसी तरह से रुक्ष में लगाना है। तो आज की कक्षा में अपन ने 2 सूत्र समझे और बंध की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। अभी इसमें 2-3 सूत्र और आएंगे, उसको हम अगली कक्षा में समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इनका बंध कैसे होता है। तो आज की कक्षा में अपन ने बंध की प्रक्रिया समझी, स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण से बंध होता है, और जघन्य गुण वाला जो यदि है, जघन्य शक्त्यंश वाला, उसका बंध नहीं होगा। अब आगे का प्रसंग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।